हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एमएल क्लासेस। हम अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आज एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक एनर्जी फाइंड करने का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड करने का। तो देखेंगे वी विल नाउ ड्राइव फॉर्मूला, हम फॉर्मूला बनाएंगे कैलकुलेट करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसकी टर्म में, पावर की और टाइम की टर्म में बनाएंगे। तो देखो इसके लिए जो फॉर्मूला हम याद करेंगे, स्टार्टिंग वाला जो फॉर्मूला हम याद करने जा रहे हैं उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट अपॉन टाइम टेकन। ये याद रखने वाली चीज है, इसको याद रखना है। बाद वाला फॉर्मूला जो फाइनल फॉर्मूला होगा वो हम इससे ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी होता है। तो क्या हो गया पहला फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक पावर इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट अपॉन में टाइम टेकन, कितना टाइम लिया गया, अपॉन टाइम टेकन, अपॉन टाइम टेकन। इसका मतलब हो गया जो हमारा इलेक्ट्रिक पावर है वो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट अपॉन, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा कितना कार्य किया गया, अपॉन टाइम टेकन। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूला में हम सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाने के लिए हमको ये चीज लिखनी होगी। तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू, नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये होता है हमारा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट जो हमारा वर्क डन इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, वो होता है हमारा एनर्जी कंज्यूम, किसकी, इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम। अब ये हो गया हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब देखो इसको आगे कैसे करेंगे, इसको हम वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट, तो हम इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम को यहां भी तो लिख सकते हैं, दोनों आपस में बराबर हैं। तो क्या लिख देंगे, सो वी कैन राइट डाउन द अबव रिलेशन, सो वी कैन राइट डाउन the above relation as सिर्फ इलेक्ट्रिक पावर जो होगी उसको तो एज इट इज लेंगे। तो इलेक्ट्रिक पावर को तो हम पावर लिख लेते हैं, भाई इलेक्ट्रिक ही तो पढ़ रहे हैं हम, तो इलेक्ट्रिक पावर को हम पावर लिख लेते हैं। और जो ये आया है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम, इसको यहां इसकी जगह पर लिख देंगे। तो इसको क्या लिख देंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी भी हम इसको लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम की जगह हम इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी
इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन, अपॉन में क्या है, टाइम टेकन, एज इट इज लिखा जाएगा, अपॉन टाइम टेकन। अब यहां तक आ चुके हैं हम। अब हमको फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको फाइंड करना है। तो जो चीज हमको फाइंड करनी होती है उसको हमें अकेला रखना होता है। तो हम इस टाइम को इधर ला सकते हैं, देखो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको आगे लिखते हैं, यहां लिखते हैं, देखो ये आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम टेकन, पावर इंटू टाइम टेकन। यहां तक कोई डाउट हो तो कमेंट करेंगे। अब आगे देखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम ई लिखेंगे, पावर को पी लिखेंगे और टाइम टेकन को स्मॉल टी लिखेंगे। देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लिखेंगे हम ई, पावर को लिखेंगे पी और टाइम टेकन को लिखेंगे स्मॉल टी। यही हमारा फॉर्मूला ड्राइव होकर आ चुका है, E इज इक्वल टू पी इंटू टी। इसको नोट करेंगे, देखेंगे ये हमारा आ चुका था। अब इसको हम एज अ डेफिनेशन लिखेंगे। तो एज अ डेफिनेशन इसको लिखते हैं किस तरीके से, देखो द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाई, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी consumed by electrical energy consumed by an electrical appliance भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम जो करेगा वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ही तो होगा, बिजली से ही चलने वाला तो होगा वो। इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ, इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ देखेंगे पी और टी, प्रोडक्ट ऑफ इट्स पावर रेटिंग, इट्स पावर रेटिंग, भाई ये तो पावर है ना, P फॉर पावर, पावर रेटिंग एंड T फॉर टाइम। तो इन्हीं दोनों का तो प्रोडक्ट निकल कर आया है, वही चीज हमने यहां पर लिखी है, गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ इट्स पावर रेटिंग, P फॉर हो गई पावर रेटिंग, एंड द टाइम फॉर विच इट इज यूज, एंड the time and the time for which it is used, for which it is used। अब देखो अगर हम कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस चला रहे हैं तो उससे जो हमारी एक तरीके से हम ये कहेंगे, उससे जो हमारी रीडिंग निकल कर आती है ना, हम देखते हैं उसमें मीटर में हम देखते हैं कितनी रीडिंग हमारी निकल कर आई हैं। तो इस सभी को चलाने में दो चीज़ों का बहुत अहम रोल होता है। वो कौन कौन सी दो चीज़ें होती हैं उनको लिखेंगे। तो किस तरीके से लिखेंगे उनको लिखेंगे द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाई एन, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी electrical energy consumed by क्या कंज्यूम करेगा, कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस
डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर। ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। कौन कौन सी होंगी वो दो चीजें? देखो, नंबर वन तो होगी पावर रेटिंग ऑफ द अप्लायंस, कितनी पावर का है वो। जैसे हम समरसेबल चलाते हैं घर में, सबमर्सेबल जिससे पानी भरते हैं, क्या बोलते हैं? 1 हॉर्स पावर का है भाई। फ्रिज देखते हैं कितने पावर की है भाई? 500 वाट की है। तो वो जो पावर है उस पर डिपेंड करता है ये। नंबर एक किस पर डिपेंड करेगा? नंबर वन, पावर रेटिंग ऑफ द अप्लायंस। नंबर वन, पावर रेटिंग of the electrical appliance। नंबर वन तो ये हो गया। और नंबर टू क्या हो सकता है? नंबर टू टाइम हो सकता है। तो टाइम के लिए क्या लिख देंगे? टाइम फॉर विच appliance is used। कितने टाइम के लिए हमारा अप्लायंस यूज हुआ है, ये उस पर भी डिपेंड करेगा। अब देखो, देखते हैं एक वॉट आवर क्या होता है, हमारी कितने टाइम में कितनी यूनिट आती है, उसको हम एक बहुत छोटी सी डेफिनेशन में पहले लिखेंगे और फिर उसको हम समझेंगे किस तरीके से। 1 वॉट आवर इज द अमाउंट ऑफ, इंपॉर्टेंट डालकर लिख लेंगे इसको, 1 वॉट आवर, 1 वॉट आवर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, is the amount of electrical energy is the amount of electrical energy consumed by an electrical appliance, consumed by an electrical appliance, consumed by an electrical appliance for 1 watt hour, for 1 watt power is used for, is used for कितना? 1 आवर, 1 आवर। देखो, इसको बहुत आसान लैंग्वेज में किस तरीके से समझेंगे। देखो, 1 वॉट आवर क्या होता है? 1 वॉट आवर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। वो एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वो अमाउंट होता है कि अगर हमारा कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस 1 वॉट पावर का है और वो 1 आवर चलता है, वही हमारा 1 वाट आवर कहलाता है। देखो, अगर ऐसे समझेंगे इसको, 1 वॉट आवर, 1 वॉट आवर जो हमारा 1 वाट घंटा है, 1 वाट घंटा किसके बराबर है? 1 वॉट पावर जो भी हमारा इलेक्ट्रिक अप्लायंस है उसका 1 वाट पावर, उसका 1 वाट पावर, उसका 1 वाट पावर 1 घंटे में, उसका 1 घंटे में, 1 घंटे में 1 वाट पावर 1 वाट आवर कहलाता है। जैसे कि देखो, हमें देखना है कि 1 वाट आवर कब होगा। इसको बहुत आसान लैंग्वेज में बताते हैं। देखो, 1 वाट आवर तब होगा जब हमारा 1 किलोवाट, 1 किलोवाट का सबमर्सेबल, 1 किलोवाट का हमारा सबमर्सेबल 1 घंटा चलेगा।
देखो 1 किलोवाट का समरसेबल होता है, उसको अगर हम 1 घंटे तक चलाते हैं तो हमारा 1 वाट आवर कहलाता है। यही चीज इसमें हमने लिखी है, इसको नोट करेंगे अच्छे से। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। किलोवाट आवर में और जूल में क्या रिलेशन होता है। देखो एक चीज तो इसमें वही लिखेंगे जो अभी हमने पढ़ा है, उसी से स्टार्टिंग करेंगे कि जो हमारा 1 किलोवाट आवर है वो हमारा जो रेट है उसका 1 किलोवाट 1 घंटे में होता है। सबसे पहले तो इसी को लिखेंगे, इसी से इसकी स्टार्टिंग होती है। लिखेंगे 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर 1 किलोवाट आवर क्या होगा। 1 किलोवाट आवर क्या होगा। 1 किलोवाट आवर इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी is the amount of energy consumed at the rate of consumed at the rate of 1 kilowatt for 1 hour। 1 kilowatt 1 kilowatt for 1 hour। अब ये चीज आ गई हमको। अब यही चीज हमको एज अ न्यूमेरिकली लिखनी होगी। एज अ न्यूमेरिकली हम इसको देखो कैसे लिखेंगे। 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर ये लिख दिया देखो, 1 किलो वाट, इसको इस तरीके से लिखेंगे। और आवर है, आवर लगाएंगे, 1 किलोवाट आवर हो गया। अब ये किसकी बराबर है, 1 किलोवाट फॉर 1 आवर। देखो ये चीज याद रखनी है, यहां पर है 1 किलोवाट आवर, इस किलोवाट और इस आवर के बीच में कुछ नहीं है। अब यहां आते हैं, यहां है 1 किलोवाट फॉर 1 आवर, 4 है इसके बीच में, तो इसको कैसे लिखेंगे। ये बराबर है हमारा इज इक्वल टू 1 किलोवाट, 1 किलोवाट तो रहेगा ही। अब फॉर 1 आवर और है, फॉर 1 आवर, फॉर 1 आवर। अब इसको एक्सपेंड करना स्टार्ट करेंगे। 1 किलोवाट आवर एज इट इज लिखा जाएगा, 1 किलो वाट आवर। इसको चेंज करना शुरू करेंगे। 1 किलोवाट में, 1 किलोवाट आवर में कितने वाट होंगे, 1000 वाट। तो इस किलोवाट को हम ऐसे लिख देंगे 2 3 1000 वाट। अब ये हो गया 1 आवर, तो इंटू 1 आवर, इंटू 1 आवर। अब कहीं भी हम अगर फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो टाइम हमेशा हम किस में, सेकंड में लेते हैं। टाइम हमेशा हम सेकंड में लेते हैं। वहां क्या है 1 आवर, 1 आवर में 60 मिनट हो गए, 1 आवर में 60 मिनट हो गए। अब 60 मिनट में इंटू 60 कर देंगे तो वो हमारा सेकंड बन जाएगा। तो 60 इंटू 60 सेकंड। तो इस 1 आवर को हम 60 इंटू 60 भी लिख सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। तो यहां तक हो चुका है हमारा। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे और यहां पर सेकंड और लिख देंगे। इसको हमने सेकंड लिख दिया। लेकिन अभी हम पहले क्या पढ़ चुके हैं, 1 वाट किसके बराबर होता है। 1 वाट हमारा 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकंड के बराबर होता है। 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकंड। 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 अपॉन सेकंड होता है। अब इस वाली इक्वेशन को
नंबर 1 इक्वेशन में सेटिस्फाई करा देंगे, लिखेंगे सो इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, सो इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज कैसे लिख देंगे इस वाली इक्वेशन को? अब देखो 1 किलोवाट आवर एज इट इज चल रहा है, 1 किलोवाट आवर 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 एज इट इज रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा 1000। अब ये जो वाट है, इस वाट की जगह हमको 1 अपॉन जूल अपॉन सेकंड करना होगा, तो इसको क्या लिख देंगे? जूल अपॉन सेकंड। जूल अपॉन सेकंड हम इसको लिख देंगे, और 60 इंटू 60 सेकंड, ये ऐसे ही चलेगा, इंटू 60 इंटू 60, 60 इंटू 60 सेकेंड, ये ऐसे ही चलेगा। अब देखो, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? सेकंड से सेकंड कट जाएगा, इससे ये कट गया। अब इसकी और इसकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 6 की 6 में कितना आ गया? 36, 00 00, यहां पर कितने जीरो हैं? 1 2 3, तो इसके आगे 1 2 और 3, तो इतने जूल आ गया। इसको लिख देंगे यहां पर 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 6 6 जा 36, 36 के आगे 1 2 3 4 5 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 जीरो लगाकर जे लिख देंगे, इतना जूल। अब देखेंगे अपना नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक इस वाली यूनिट का, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जब हमारा करंट किसी भी मेटल की चीज से, सभी से नहीं, कुछ मेटल की चीज से जब पास होता है, तो जब वो पास हो रहा होता है, जितने टाइम तक वो पास हो रहा होता है, उस टाइम तक या उस टाइम के थोड़ा बाद तक भी वो वहां पर हीट प्रोड्यूस कर देता है। कई बार देखो, जैसे हम देखते हैं बल्ब जल रहा होता है, बल्ब जल रहा है, जिस टाइम पर जल रहा है हम उस टाइम पर उससे हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि वो हीट होता है। अब मानो बल्ब बंद हो गया, तो काफी ज्यादा टाइम तक भी हम अगर उसको हाथ लगाएंगे तो वो हमको गर्म मिलेगा। जैसे हम घर पर प्रेस करते हैं, प्रेस गर्म हो जाती है, प्रेस गर्म हो जाएगी तभी हम उसको कपड़ों पर गर्म करते हैं, तो उसके अंदर हीटिंग एलिमेंट लगाए जाते हैं, जो इलेक्ट्रिक फ्लो होने पर वो हीटिंग एलिमेंट गर्म हो जाएं, और गर्म होने के बाद कपड़े पर प्रेस अच्छी तरीके से हो पाए। तो इन्हीं चीजों को अब हम डेफिनेशन में लिखवाने वाले हैं कि ये किस तरीके से होती हैं, एक अच्छे तरीके से, अच्छे वे में हम इनको किस तरीके से लिख सकते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पासेस थ्रू, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट passes through electric current passes through a high resistance wire, high resistance wire, हाई रेजिस्टेंस वायर। अच्छा, हाई रेजिस्टेंस वायर सबसे ज्यादा कौन सा होता है? लाइक निक्रोम वायर। निक्रोम वायर हाई रेजिस्टेंस होता है, तो इसको हम यहां पर आपके लिए लिख देते हैं लाइक निक्रोम वायर, लाइक निक्रोम वायर। इससे इसलिए लिख दिया करता कि आप लोगों को याद रहे। तो निक्रोम वायर, द रेजिस्टेंस वायर बिकम वेरी हॉट, द रेजिस्टेंस वायर resistance wire become very hot, जो हमारा बहुत गर्म हो जाएगा, become very hot and produce heat,
एंड प्रोड्यूस हीट, और हीट प्रोड्यूस करना स्टार्टिंग करेगा, तो इसी को हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। लिख देंगे दिस इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, दिस इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। नोट करो इसको। तो अब इसका फॉर्मूला फाइंड करते हैं। फॉर्मूला फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले हम देखेंगे व्हेन एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q, व्हेन एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q व्हेन एन इलेक्ट्रिक चार्ज को हम Q से डिफाइन करते हैं। Q मूव्स अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस, मूव्स अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस potential difference denoted by V, charge denoted by Q, potential difference V, the amount of work done, the amount of work done amount of work done, the amount of work done is given by ये क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन इज गिवन बाई W इज इक्वल टू Q इंटू V, W इज इक्वल टू Q इंटू V। हमारे पास ये आ गया और हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब देखो हम करंट की डेफिनेशन जानते हैं। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ करंट वी नो दैट, यहां देखेंगे फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ करंट वी नो दैट, ये चीजें करंट की डेफिनेशन अब आपको बताई नहीं जाएगी, आप पढ़ चुके हैं ये चीजें पहले भी। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ करंट डेफिनेशन ऑफ करंट वी नो दैट, हम जानते हैं करंट की डेफिनेशन क्या कहती है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये हमारी ये हमारी करंट की डेफिनेशन कहती है। लेकिन हमें यहां पर Q की जरूरत है, तो इस Q को अकेला रखने के लिए हम इसको पलट सकते हैं। इस वाले T को अगर हम इधर ले आए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू आई टी, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब V की जरूरत है। V कहां से आता है, V आता है हमारा ओम्स लॉ से, R इज इक्वल टू V अपॉन आई। लिखेंगे एंड फ्रॉम ओम्स लॉ, एंड फ्रॉम ओम्स लॉ, या फिर लिखेंगे नाउ फ्रॉम ओम्स लॉ, नाउ फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हमारा क्या कहता है, हमारा ओम्स लॉ कहता है V अपॉन आई इज इक्वल टू आर, V अपॉन आई इज इक्वल टू आर, V अपॉन आई इज इक्वल टू आर। ये हमारा ओम्स लॉ है। अब Q हम फाइंड कर चुके हैं, दूसरा है हमारे पास V, V यहां पर आ गया, तो इस I को अगर हम इधर पहुंचा दें तो हमारे पास V की वैल्यू आ जाएगी।
पहुंचा देंगे। V इज इक्वल टू आर आई, V इज इक्वल टू आर इंटू आई। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 एंड 2 इन 1, putting the value of equation 2 and 3, putting the value of equation 2 and 3 in equation 1, in equation 1। देखो इक्वेशन 1 W इज इक्वल टू क्यू अपॉन W इज इक्वल टू Q इंटू V। Q की जगह पर हम क्या रखेंगे, I और T, तो W इज इक्वल टू I इंटू T। अब बीच में मल्टीप्लाई, तो यहां मल्टीप्लाई, और V की जगह पर रखेंगे R और I इंटू R इंटू I। अब देखो I स्क्वायर हो गया, W इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू R इंटू T। हमारे पास ये निकल कर आ गया। देखो ये जो W है ये वर्क डन ही तो है, वर्क ही तो हुआ है ये। अब जो ये वर्क हुआ है W जो वर्क हुआ है वो क्या वर्क है, वर्क है हीट, उसने हीट ही तो प्रोड्यूस करी है वर्क ने। तो इस W को हम हीट H भी लिख सकते हैं, और we can write W is equal to work done as H is equal to heat produced। अब इसको W को हम क्या लिख देंगे, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू R इंटू T। ये आ गया हमारा फाइनल फॉर्मूला किसका, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का। इसको नोट करेंगे। अब हमारी यूनिट इलेक्ट्रिसिटी एंड हो जाती है, यहां पर हमारी इलेक्ट्रिसिटी एंड हो जाती है। अब हम आपको यहां पर एक छोटा सा होमवर्क दे रहे हैं जो आपको अपने आप करना है। क्या, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये हो गया आपका HW। ये आपको अपने आप करना है अपनी नोटबुक में, अच्छे तरीके से गूगल से सर्च कीजिए, बुक में सर्च कीजिए और इसको अपनी नोटबुक में कीजिए। यहां पर आपकी इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाती है। लाइक एंड सब्सक्राइब।